उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, प्रभारी बनाई गई हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। युवाओं में, खासकर युवाओं में उत्साह है, उल्लास है उनके आने से, और पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल इस समय बहुत ऊंचा उठा हुआ है। सरकार तो कह रही है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जो योजनाएं आई हैं वो किसानों के लिए भी हैं, वो आम जनता के लिए भी है। आप तो सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कौन सी ऐसी योजना कल्याणकारी आई है जो आज धरातल में उतरी हो भारतीय जनता पार्टी की? कोई एक योजना का नाम आप बता दीजिए। आवास योजना है, शौचालय योजना है, किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं आई हैं, सभी धरातल पर हैं। हमारी सरकार लगातार महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, किसानों के मुद्दे में हमारी सरकार बराबर खड़ी हुई है और हर जगह आवाज़ उठा रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी को रोका गया है सीतापुर में, उसके बाद कई अन्य नेताओं को भी रोका गया है, तो उसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? क्या किसी के दुख दर्द में जाना, दुख बटाना, संवेदना व्यक्त करना, ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है उसको रोका जाए? किस कारण रोक रहे थे? कौन सा नियम था? कौन सा कानून था? कौन सा रेजिस्ट्रे था? जबरदस्ती सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच। मैं हूं आपके साथ सिराज अहमद, और द सच की टीम लगातार इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में पहुंच रहे और लोगों की राय जान रही। उसी कड़ी में आज हम सरेनी विधानसभा क्षेत्र के बाल्हे मऊ गांव आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं राजकिशोर सिंह बघेल। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ये भी रायबरेली से सरेनी विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। राजकिशोर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकिशोर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव करीब में है, लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, आखिर इस बार जो है किस तरह से आप जनता को अपनी ओर लाने का काम करेंगे? हमारी सरकार की नीतियां, हमारी सरकार का विकास किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा योजना पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए चलाई जा रही थी, और उससे लोगों का रोजगार चलता था, रोजी रोटी चलती थी। जैसे देश, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। और हमारे बहुत से सारे काम हैं, रोजगार देने का काम, हाईवे बनाने का काम, एम्स बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, सारे काम कांग्रेस के ज़माने में होते थे। वो सब विकास कार्य आज अवरुद्ध पड़े हैं, ठप पड़े हुए हैं, जिससे जनता बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है। आए दिन लोगों को महंगा डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस खरीदनी पड़ रही है। उज्ज्वला योजना के तहत जो भी रसोई गैस सिलेंडर दिए गए थे वो आज लोग भरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका दाम दूने से भी अधिक हो गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारी सरकार के ज़माने में अमन चैन और लोगों की खुशहाली थी। आज लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। राजकिशोर जी, सीधा सा सवाल है कि अभी तक जो पार्टी थी कांग्रेस, वो पूरी तरह से फर्श पर थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, प्रभारी बनाई गई हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। युवाओं में, खासकर युवाओं में उत्साह है, उल्लास है उनके आने से, और पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल इस समय बहुत ऊंचा उठा हुआ है। प्रियंका गांधी जी न्याय दिलाने के लिए हर मोर्चे पे खड़ी रहती हैं, संघर्ष करती हैं। अभी आपने देखा लखीमपुर हिंसा में जब गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर नरसंहार कर दिया और 36 घंटे बीत गए, FIR दर्ज नहीं हुई थी, गिरफ्तारी को कौन कहे। प्रियंका जी ने आकर के सीतापुर में उनको रोका गया, 68 घंटे तक प्रियंका जी गिरफ्तार रहीं, उन्होंने संघर्ष किया और उनके दबाव का नतीजा रहा कि FIR भी दर्ज की गई और गृह राज्य मंत्री का बेटा भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि गिरफ्तारी तो उनकी होती, अगर जांच का विषय था, जांच कर रही थी सरकार जब जांच में दोषी पाती तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को रोका गया है सीतापुर में, उसके बाद कई अन्य नेताओं को भी रोका गया है, तो उसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? क्या तानाशाही कहेंगे इसे? किसी के दुख दर्द में जाना, दुख बटाना, संवेदना व्यक्त करना, ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है उसको रोका जाए? किस कारण रोक रहे थे? कौन सा नियम था? कौन सा कानून था? कौन सा रेजिस्ट्रे था? जबरदस्ती सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। गृह राज्य मंत्री स्वयं आकर के अपने क्षेत्र में कैंप कर के
बता रहे थे कि मेरा बेटा निर्दोष है, उनको कहाँ से सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल गया? जांच एजेंसी कहती कि निर्दोष है तो माना जाता। जब FIR मुलजिम है, दर्ज FIR हो गई है, तो क्या उसको प्रेम पत्र भेजा जाएगा, अनुरोध किया जाएगा कि आप आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं? क्या आम आदमी के पास साथ भी ऐसा संभव था? उसके घर वालों को उठा लाते, उसके परिवार वालों को उठा लाते, उसके रिश्तेदारों को उठा लाते। लेकिन जिस तरह गृह राज्य मंत्री के साथ के लड़के के साथ दामाद जैसा व्यवहार किया गया, उससे मजबूर होकर के कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, और उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा राजकिशोर जी, देखा जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव करीब में है। जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में थी, तो रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो विपक्ष जो था वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन इस सरकार में जब रेट बढ़े हैं, जनता विरोध भी कर रही है, लेकिन कहीं पर कांग्रेसियों के द्वारा कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों? आखिर क्यों ऐसा कांग्रेस कर रही है? क्यों जनता के मुद्दे को नहीं समझ पा रही है? आज केवल हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, खासकर प्रियंका जी और राहुल जी को छोड़कर कोई नेता सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं बोल रहा, संघर्ष नहीं कर रहा। अगर कर रहे हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हमारी सरकार लगातार महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, किसानों के मुद्दे में हमारी सरकार बराबर खड़ी हुई है और हर जगह आवाज़ उठा रही है। सरकार तो कह रही है कि जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जो योजनाएं आई हैं वो किसानों के लिए भी हैं, वो आम जनता के लिए भी है। आप तो सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कौन सी ऐसी योजना कल्याणकारी आई है जो आज धरातल में उतरी हो भारतीय जनता पार्टी की? कोई एक योजना का नाम आप बता दीजिए। आवास योजना है, शौचालय योजना है, किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं आई हैं, सभी धरातल पर हैं। शौचालय योजना आई है, उसमें लोगों ने क्या किया? 12,000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें शौचालय उनका कंप्लीट नहीं हो रहा। किसी में कंडा भरे हुए हैं, किसी में लकड़ी भरी हुई है, किसी में गैस सिलेंडर रखा हुआ है। 12,000 रुपये में, इस महंगाई में कोई शौचालय बन नहीं सकता है। केवल कागजों में स्वच्छ गांव कर दिए गए, स्वच्छ प्रदेश कर दिया गया, स्वच्छ देश कर दिया गया, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है। हकीकत में देखने जाओ, सर्वे करने जाओ, कोई शौचालय कंप्लीट नहीं है। और आवास योजना की बात रह गई, ये इंदिरा जी के ज़माने से आवास बनाए जाते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा राजकिशोर जी, देखा जाए तो 2022 का चुनाव में कुछ ही समय बचा है। प्रियंका गांधी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं। तो क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना वजूद खो चुकी है लगभग। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, और हार जीत का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। समय की स्थिति परिस्थिति होती है। जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से जन जन में, गांव गांव में, लोगों के अंदर कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है, ये भावना जागृत हुई है। मनोबल बढ़ा युवाओं में, खासकर महिलाओं में, दलितों में, किसानों में। इसलिए हमारी सरकार अब की अच्छी खासी तादाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें जीतेगी। लगभग एक मोटा मोटा आंकड़ा कितनी सीटों पर जीत लेगी? ये अनुमान लगाना अभी मुझको कठिन मालूम पड़ रहा है, लेकिन कम से कम 100 सीटों पर हमारी जीत पक्की सुनिश्चित होगी। अच्छा राजकिशोर जी, देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं, आप रायबरेली की सरेनी विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। आप कह रहे हैं कि हमको चुनाव भी लड़ना है, प्रबल दावेदारी भी आप करेंगे। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जो स्पष्ट मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर वाकई कांग्रेस काम करती हो? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा है जो किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून लाए गए हैं, उनको रद्द किया जाए। ये सबसे बड़े हमारे मुद्दे होंगे। महिलाओं का उत्पीड़न, प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त व्यवस्था, किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद कर चढ़ाई जा रही है, इतना बड़ा नरसंहार, इससे बड़े और कौन मुद्दे हो सकते हैं? अच्छा राजकिशोर जी, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, जहां पर जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। बीते दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। अभी विधानसभा चुनाव जब थे तो उसमें कांग्रेस ने कई सीटें अपनी खो दी। तो इस समय देखा जाए तो रायबरेली में तो कांग्रेस अपना वजूद खो रही है।
ऐसे में किस तरह से आप लोग उसको आगे लाने का काम करेंगे? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वजूद खोल रही है। हाँ, जिला पंचायत की कुर्सी जो नंबर आप गेम की होती है उसमें सरकार की तरफ से सरकार पूरी सरकारी मशीनरी लग करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत को जिताया। ये पूरे प्रदेश में हुआ है, ये कोई रायबरेली में नहीं हुआ है। हम रायबरेली की सभी सीटें जीतेंगे और कांग्रेस पुनः खड़ी होगी। माननीय प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में ये आने वाले समय में कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का कौन चेहरा ऐसा निकल करके सामने आएगा, क्योंकि चुनाव बहुत कम समय बचा है? मुख्यमंत्री पद का कौन दावेदार होगा यूपी से? मुख्यमंत्री के लिए हमारे यहाँ विधायक दल के नेता जो निर्वाचित होंगे वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ पहले से कोई मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाएगा। नहीं, और पार्टियां तो पहले से चेहरा घोषित कर देती हैं। बहुत सी पार्टियां चेहरा नहीं घोषित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं घोषित किया था, इसके पहले वाले चुनाव में योगी जी को बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं पहले से घोषित किया जाए। हमारे जो विधायक दल के विधायक जीतेंगे, विधायक दल के नेता चुनेंगे सर्वसम्मत से, वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से हावी रहेगी या किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन भी करेगी? क्योंकि अभी तक अगली बार जो था अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके आए, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अब हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि उनके रहने से हमारा घाटा हुआ है। देखिए, हमारी नेता का कहना है कि समान विचारधारा वाले जितने दल हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहता है तो हमारी नेता दिल से तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और छोटे दलों से हमारा गठबंधन होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव टीवी डिबेट में बैठ करके कहते हैं कि अब की बार 400 के पार, यानी अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है मजबूती की कगार पर नहीं है? हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। सभी पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको दावा करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। सभी लोग बताते हैं हम 400 के पार, 300 के पार, लेकिन कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, स्थायित्व से लड़ेगी, और अब की बार जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्यजनक आएंगे, ये मैं आपको बताने देता हूँ। ये थे हमारे साथ बाल्हे मऊ के निवासी पूर्व प्रधान और इस बार सरेनी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके राजकिशोर सिंह बघेल, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जो बर्बरता की गई है उस पर अगर सरकार पहले ही एक्शन लेती तो इस तरह की घटना निकल करके सामने ना आती। तो कहीं ना कहीं इस बार अब रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली इस बार अपनी सीटें बचा पाता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। सिराज अहमद, द सच, रायबरेली।